गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मनी पार्ट में आज हम देखने वाले हैं मुद्रा के कार्य यानी कि मनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मनी का कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए मनी के कार्य को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है प्राइमरी और बेसिक फंक्शन, यानी कि इसे कह सकते हैं हम मुख्य और प्राथमिक कार्य। सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन यानी द्वितीयक कार्य। तीसरा है कंटीजेंट फंक्शन यानी आकस्मिक कार्य। और चौथा है अदर फंक्शन यानी कि अन्य कार्य। तो देखिए मनी के फंक्शन को जब आप क्वेश्चन आए आपका थ्योरी के बेस पे, तो इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग समझाइए। तो पहला आपको पता चल गया प्राथमिक कार्य हो गया, सेकेंडरी कार्य यानी कुछ और भी कार्य करता है, और कंटीजेंट का मतलब है आकस्मिक यानी कि जो कि अचानक के, या कह सकते हैं आकस्मिक कार्य कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरह के आकस्मिक कार्य किए जाते हैं वो सारे, और जितने भी मनी के दूसरे कार्य होंगे वो सब किस में आएंगे? अदर फंक्शन में। तो चलिए देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें मनी के फंक्शन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि प्रोफेसर काउंथर थे, प्रोफेसर काउंथर, उन्होंने क्या किया कि मनी के 3 आप कह सकते हैं मनी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई। क्या बताया? कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4, कि मनी का मेन काम क्या है? मनी इज मैटर ऑफ फंक्शंस 4। 4 कार्य बताए हैं। क्या बताए हैं? अ मीडियम यानी कि क्या है? माध्यम के रूप में माना है। अ मेजर यानी मापन करना, अ मेजर। अ स्टैंडर्ड यानी कि प्रमाप करना, और लास्ट बताया है अ स्टोर यानी कि संचय करना। तो देखिए प्रोफेसर काउंथर थे, काउंथर के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि मनी के जो है वो 4 कार्य बताए हैं। मुद्रा के इंपॉर्टेंट 4 कार्य हैं। पहला है माध्यम, यानी कि मनी क्या है? एक माध्यम का काम करती है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि नहीं ये तो मापक है, ठीक है। तीसरा क्या बताया? प्रमाप, या इसे अपन कह सकते हैं आधार। और चौथा आपका बताया 4th नंबर पे बताया है संचय। तो ये प्रोफेसर काउंथर ने इसके 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें फंक्शन को, तो ध्यान रखिएगा मेन फंक्शंस क्या होते हैं कि मनी के कह सकते हैं फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। फंक्शन ऑफ मनी को अगर हम चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर जो अभी हमने आपको फ्लो चार्ट बताया उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो देखिए पहला ये कह रहा है स्थैतिक कार्य, यानी कि इसके कार्य क्या होते हैं? अर्धअवस्था पे आप कह सकते हैं सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जबकि एक होता है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है प्रायोगिक कार्य, यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत ही चेंजेस आ सकता है या परिवर्तन आ सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं प्रायोगिक कार्य या डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जिन कार्यों की वजह से अर्थव्यवस्था पर कुछ ना कुछ क्या होगा? चेंजेस होगा, वो सारे के सारे फंक्शन, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं अपन डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। स्थैतिक कार्य जो कि
फिक्स रहेंगे, वो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। क्या होगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, जिसे अपन प्राथमिक कार्य कहते हैं, प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा आ जाएगा इसमें सेकेंडरी फंक्शन। क्लियर है आपको? प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको जो आपका ये है डायनामिक फंक्शन, डायनामिक फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है कंटीजेंट यानी कि आकस्मिक फंक्शन, और आपका फोर्थ हो जाएगा इसमें डायनामिक में अदर फंक्शन। उसके बाद जो चार्ट बनेगा वो अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फंक्शन भी डिवाइड होगा 2 में, ठीक है, और सेकेंडरी फंक्शन भी डिवाइड होंगे। तो ये इतना बड़ा चार्ट आपको बनाना है। स्टार्टिंग कैसे करना है कि भाई प्रोफेसर काउंथर ने तो इसके 4 कार्य बताए थे इंपॉर्टेंट, और आप इसको 15 मार्क्स का जब क्वेश्चन आए तो एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं फंक्शन ऑफ मनी के, ठीक है। तो स्थैतिक कार्य यानी जिसका अर्थव्यवस्था पर इतना फ्लक्चुएशन प्रभाव नहीं पड़ेगा चेंजेस होने का, जबकि डायनामिक ऐसे कार्य होंगे जो कि क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में एक हलचल पैदा कर देते हैं, ठीक है। यानी मनी सप्लाई में अगर चेंजेस होता है तो उससे क्या होगा, जिन फंक्शन में चेंजेस होता है तो देखो आपकी इकोनॉमिक है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी है, इन सबको इफेक्ट करेगा, इसीलिए इसे डायनामिक फंक्शन कहा जाता है। क्लियर है आपको? इसके बाद में देखिए प्राइमरी फंक्शन को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। फिर सेकेंडरी फंक्शन को हमने डिवाइड किया है कितने में, देखिए सबसे पहला स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ये होता है सेकेंडरी के फंक्शन, जबकि प्राइमरी के कितने फंक्शन बताए हैं, 2 फंक्शन बताए हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। उसके बाद में कंटीजेंट के फंक्शन को हमने डिवाइड किया है यहाँ पे 4 पार्ट में, बेसिक ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फैक्शन। और अदर फंक्शन में जितने भी आपको आते हैं वो सारे के सारे अदर फंक्शन में आ जाएंगे। क्लियर है आपको? आप चाहे जितने चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी और बेसिक फंक्शन, जिसमें कह सकते हैं 2 फंक्शन है, एक है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। ध्यान रखिएगा कि मेजर ऑफ वैल्यू जो फंक्शन होता है, यानी कि किसी भी वस्तु का ध्यान रखिएगा, देखिए किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे हम किसी भी गुड्स को और उसकी सर्विसेज को, ठीक है, उस सर्विसेज को खरीदने से पहले यानी कि परचेज करने से पहले हम उसका क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर का मतलब है हम देखते हैं कि जितना हम मनी देने के लिए तैयार हैं, क्या हमें उस प्रोडक्ट से, उस सर्विसेज से सेटिस्फेक्शन मिलता है या नहीं। इसीलिए ध्यान रखिएगा मनी का जो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, एक है एक्सचेंज के रूप में और दूसरा है मेजर्स के रूप में। तो ध्यान रखिएगा मेजर ऑफ जो फंक्शन होगा वो पहले आता है और उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक्सचेंज वाला फंक्शन आता है। क्यों आता है तो ध्यान रखिए, देखिए कोई भी वस्तु को या सर्विसेज को जब अपन खरीदते हैं उससे पहले अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसका मापन करते हैं। क्या मापन करेंगे कि हमें जो सेटिस्फेक्शन है उस वस्तु से जो मिलेगा उतना ही हमें पेमेंट करना है, उसके बाद आप वस्तु को खरीदते हो। तो एक्सचेंज बाद में होता है, पहले मेजर्स होगा, ध्यान रखिएगा। ये है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य का मतलब होता है, प्राथमिक कार्य में 2 फंक्शन आते हैं, एक आता है विनिमय, आप कह सकते हैं मुद्रा का मापन करना, और दूसरा होता है कि आपका विनिमय करना। विनिमय मतलब खरीदना बेचना, तो किस में आता है, एक्सचेंज में। विनिमय का मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना, ठीक है। और मेजर का मतलब होता है उसका मापन करना कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, जो सर्विसेज आप ले रहे हो, क्या वो अकॉर्डिंग टू हम जो पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। क्लियर है आपको? यानी कि मनी के बेस पे ये कार्य बहुत इजी हो जाता है। जिस तरह से आप कहते हैं ना फिजिकल्स जो वस्तु होती है, जैसे अपन कहते हैं मीटर है, लीटर है, या किलोग्राम में है, यूनिट में है, उसी तरह से हम मनी का मेजर करते हैं कि जो वस्तु और सर्विस हम खरीद रहे हैं उसका मेजर कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग वो रुपीज़ के हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि आप 500 रुपीज़ देने को तैयार हैं लेकिन वो प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो वो सिर्फ 200 का है। तो पहले हम मेजर करेंगे कि हमारे वैल्यू के बराबर है या नहीं, इसीलिए मेजर पहले आता है और एक्सचेंज बाद में आता है। क्लियर?
सेकेंड फंक्शन है आपका मेजर आ गया, वस्तु का हमने मेजर कर लिया और एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, यानी कि हम प्रेजेंट टाइम में तो वस्तु को खरीद सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने फ्यूचर के लिए भी मनी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये सेकेंडरी फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, मनी का। यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि हम जब भी फ्यूचर में चाहते हैं कि हमारा मनी, हमको पैसा मिले, तो हम उसे रख सकते हैं। क्या पहले कमोडिटी को हम रख सकते थे, वस्तु को संचय कर सकते थे? नहीं, हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मनी जो पैसा होगा वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मुद्रा का संचय कर सकता है। दूसरा इसमें ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसीलिए हम स्टोर करते हैं। एक तो इसमें होती है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि टिकाऊपन होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है, टिकाऊपन होता है। साथ ही साथ ये इसमें जनरल एक्सेबिलिटी होती है, यानी सामान्य स्वीकार्यता, यानी कि इसे कोई भी स्वीकार कर सकता है फ्यूचर में भी, इसीलिए मनी को स्टोर किया जाता है। क्लियर है आपको? साथ ही साथ इसमें कह सकते हैं कि ये जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जैसे कमोडिटी खराब हो जाती है तो ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं, इसीलिए हम फ्यूचर में इसे स्टोर कर सकते हैं। इसका फंक्शन कह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है विलंबित भुगतान का मान। विलंबित भुगतान, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में हमें भुगतान करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मनी की वजह से ही हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, उधार लेन देन करते हैं। डेफर्ड पेमेंट की वजह, मनी की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, उधार लेन देन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो पा रहा है। यानी उधार का मतलब है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने वस्तु को खरीद लिया है और भविष्य में इसका भुगतान करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, हमें भविष्य में उसका भुगतान करना है। क्लियर? तो मनी की बेस पर ही हम कह सकते हैं हम ये डेफर्ड पेमेंट कर पा रहे हैं। साथ ही है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य का हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, मूल्य का हस्तांतरण। आप जानते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो गांव में रहता है और अब उसे अर्बन एरिया में जॉब मिल गई है, तो वो गांव में अपनी जितनी भी असेट्स हैं, फिक्स असेट्स हैं, उसे सेल करके वो जाके अर्बन में अपनी नई असेट्स को परचेज कर सकता है। तो ये मनी की बेस पर ही हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि वो अपने गांव की जमीन को बेचकर शहर में जमीन खरीद पा रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं और आपके कोई रिलेटिव दूसरी जगह पे, तो आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है मनी की बेस पर ही हम मूल्य का हस्तांतरण कर पा रहे हैं। क्लियर है? यानी पुरानी असेट्स को बेचकर हम नई असेट्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य के हस्तांतरण के कारण ही पॉसिबल हुआ है। आर यू क्लियर दिस फंक्शन? चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड फंक्शन की, और थर्ड फंक्शन आपका क्या कह रहा है, कंटीजेंट फंक्शन। थर्ड क्या है, कंटीजेंट फंक्शन, और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। कंटीजेंट आकस्मिक कार्य, सबसे पहला है बेसिक ऑफ क्रेडिट। बेसिक ऑफ क्रेडिट यानी कि क्या होता है, मुद्रा साख का आधार। आप जानते हैं कि मॉडर्न टाइम पीरियड में मनी का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मॉडर्न टाइम पीरियड में मनी का वैल्यू और बढ़ता जा रहा है, यानी कि आप साख का, जो आप उधार परचेज करते हो ना, क्रेडिट करते हो, उसका बेस बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इसमें क्या एग्जाम्पल आएंगे, बेसिक ऑफ क्रेडिट में चेक आ गया, ठीक है, क्रेडिट लेटर आ गए आपके, ठीक है, और साथ ही साथ जितना भी आप साख के डेबिट क्रेडिट कार्ड है, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो बेसिक ऑफ क्रेडिट। तो ये फंक्शन भी किसकी वजह से हो रहा है, मनी की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम पीरियड में ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्रेडिट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बेस पर ही हम मुद्रा का प्रयोग जो है वो चेक के रूप में, लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में, डेबिट क्रेडिट कार्ड के रूप में, इसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, जिससे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को जब वो ट्रैवल कर रहा हो, यात्रा कर रहा हो, तो अपने साथ बहुत सारा कैश रखने की आवश्यकता भी नहीं है। वो ट्रैवल चेक लेके जा सकता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता है। तो ये पॉसिबल मनी की वजह से ही हुआ है, इसलिए मनी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम यानी कि सामाजिक आय का वितरण। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम का मतलब हो गया सामाजिक
आय का वितरण। आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए मेन 4 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, क्योंकि वही प्लानिंग लाएगा कि ये इंडस्ट्री ओपन होनी जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ हमें लैंड चाहिएगा, बिल्डिंग चाहिएगी, साथ ही साथ हमें कैपिटल चाहिएंगे और लेबर चाहिएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एंटरप्रेन्योर को तो आपको पता है क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है, जबकि लैंड पे क्या दिया जाता है, रेंट दिया जाएगा, और जबकि कैपिटल पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, और आपका जो लेबर है उसको वेजेस दिया जाता है, ठीक है। अब जिसका जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू हम उसको क्या कर देते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो ये मनी के बेस पे हमारा ये पॉसिबिलिटी हुआ है कि सोशल इनकम का हम ये जो है वो कार्य अच्छे से कर पा रहे हैं मनी के बेस पे। क्लियर है आपको? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का मतलब क्या हो गया है कि आप कि मनी का जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो क्या है, उत्पादकता को बढ़ाने में भी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल करता है, या कह सकते हैं लिक्विडिटी को भी बढ़ाने में, ठीक है। यानी कि कभी कभी हम संपत्ति को बेचकर क्या कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कम प्रोडक्टिविटी सेक्टर से, यानी कि लोअर प्रोडक्टिविटी सेक्टर से हम मनी को ट्रांसफर करके हायर प्रोडक्टिविटी में लेके जा सकते हैं। यानी कि मनी की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो मनी का इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमने कम उत्पादकता क्षेत्र से पैसे को निकाला और जो उच्चतम उत्पादक क्षेत्र है वहां मनी को लेके गए, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये मनी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। क्लियर है? और जब हमें कभी लिक्विडिटी की आवश्यकता है तो यानी कि लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि हमारे डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए, तो वहां पे भी मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? फोर्थ है मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी अधिकतम संतुष्टि। अधिकतम संतुष्टि का मतलब होता है कि जो भी कंज्यूमर होते हैं, आपको पता ही है कि कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है। यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं उनकी इनकम होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। तो उनकी जो इनकम होती है, जिसमें हमने पढ़ा ना इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम फिक्स होती है और वो अपनी इनकम का क्या करता है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करता है अलग अलग कमोडिटीज पे कि उसे सेटिस्फैक्शन लेवल उन सारा एक जैसा मिले, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है इसका जो मेजरमेंट है वो मनी के बेस पर ही किया जा सकता है। क्लियर है? यानी अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत। तो ये तो हमने बात की कंज्यूमर की, कंज्यूमर अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करता है कि सारी कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसका एक हो जाए। उसी तरह से जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या चाहेगा कि भाई मैं अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गेन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट अर्निंग करूं, और वो किस बेस पे करता है कि भाई मैं अपने जो रिसोर्सेज यूज़ करता हूं वो बेटर रिसोर्सेज यूज़ करूं ताकि मैं क्या कर सकूं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मुझे मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले। तो इस पॉइंट में आपको एज ए कंज्यूमर का भी लिखना है और एज ए आपको प्रोड्यूसर का भी लिखना है, दोनों का लिखना है। क्लियर है? तो ये है कंटीजेंट फंक्शन यानी आकस्मिक कार्य। क्लियर है? तो आकस्मिक कार्य क्या हो गए, जो अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हैं एक हलचल कर देते हैं, मनी की सप्लाई में चेंजेस होने की वजह से सारे चेंज होते हैं। इसीलिए इसको हम इन दोनों फंक्शन को किस में रखेंगे, इन दोनों फंक्शन को हम रखते हैं डायनामिक फंक्शन में, और जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन को हम किस में रखेंगे, आपके स्थिर फिक्स रख सकते हैं या फिर स्थैतिक कार्य में रखा जाएगा और इसे प्राविधिक कार्य में रखा जाएगा। अब सबसे लास्ट हम बात करते हैं अदर फंक्शन की। तो देखिए अदर फंक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला है हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से निर्णय लेने में ये हमारे क्या करता है, एक सपोर्ट करता है, ठीक है। तो निर्णय लेने में ये करता है। आधुनिक टाइम में आप जाते हैं, मॉडर्न टाइम में क्या होता है, फिनेंशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिनेंशियल जो डिसीजन होता है वो मनी के बेस पे हम ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मनी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मनी को स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी फिनेंशियल डिसीजन होता है वो लेने में मनी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, ठीक है। मनी हेल्पफुल इन मेंटेन प्रीपेमेंट कैपेसिटी। देखिए इसमें क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़ाने में भी क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट काम करता है मनी। ध्यान रखिएगा
कि जब भी कह सकते हैं कि आपकी पेमेंट करना है, ठीक है, आपको बता सकता है कि कितना पेमेंट आपको करना है, सारे बैलेंस की आपको कह सकता है कि कोई भी ऋणी है जो लोन लेता है उसको अपने लायबिलिटीज को पूरा करने में मनी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। कोई भी फर्म है, कोई भी व्यक्ति है, वो या कोई भी कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी है, वो डिफॉल्ट तभी मानी जाती है जो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं करती हैं टाइम पे, ठीक है। तो वो अपने ऋणों को मुद्रा में भुगतान करने में असमर्थ है तो हम कह सकते हैं ये डिफॉल्ट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, फर्म या संस्था अपनी कह सकते हैं अपनी सॉल्वेंसी रेशियो, अपना रीपेमेंट सिचुएशन है वो अच्छे से पे कर पाए, टाइम पे कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं अपनी जो सॉल्वेंसी रेशियो है उसकी बहुत अच्छी है। तो भावी भुगतान करने में भी मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं गारंटी या सॉल्वेंसी भी लिख सकते हैं, शोधन क्षमता भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेजर देखिए रिप्रेजेंटेड गारंटी एंड परचेजिंग पावर। देखिए इसमें क्या होगा कि आपकी ये जो परचेजिंग पावर है यानी कि क्रय क्षमता है उसको बढ़ाने में भी सपोर्ट करता है, ठीक है। मनी के बेस पे हम मनी जो है वो हमारी क्रय क्षमता को भी मेजरमेंट करने में, क्रय क्षमता को बढ़ाने में भी सपोर्ट करती है। तो मनी रिप्रेजेंट जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता को आप कह सकते हैं भुगतान करने में भी, अगर जिसकी ज्यादा परचेजिंग पावर होगी, आप कह सकते हैं परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्रय क्षमता है उसको बनाए रखने में भी आप कह सकते हैं मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मनी गिव द लिक्विडिटी टू कैपिटल, तरलता में आप कह सकते हैं सपोर्ट करने में भी ये सहायता करती है। तो ये कहने का मतलब है कि मनी का आप कह सकते हैं तरलता को बनाए रखने में, जैसे इस वाले में मैंने आपको बताया था प्रोडक्टिविटी वाली में, तो सेम तरलता का मतलब है आप कभी भी असेट सेल कर क्या कर सकते हो, मनी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मनी के बेस पर ही हो पा रहा है। साथ ही मनी हैज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मनी का, ठीक है। उसके साथ ही मनी इज अ बेस ऑफ एडजस्टमेंट, हम कभी भी समायोजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं ना कि सरकार बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करती हैं कंपैरिजन टू किसके, इनकम के। तो एक्सपेंसेस तो हमारे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो हमें डेफिसिट बजट बनाना होता है। तो एडजस्टमेंट इस तरह के करने में भी मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मनी के बेस पर हम कह सकते हैं कि ब्याज में अगर इंटरेस्ट में थोड़ी सी भी कमी होती है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं और मतलब आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो आप बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल, अर्थव्यवस्था में जो प्राइस लेवल है उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है, जो प्रॉब्लम आती है, उसको कंट्रोल भी मनी के बेस पे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फंक्शन है मनी के, जो कि इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। पहले आपको स्थैतिक और प्रावेगिक करके डिवाइड करना है, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी में, फिर कंटीजेंट अदर, और देन फिर आपको ये पूरे पॉइंट ऐसे बनाकर समझाना। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।